नमस्कार साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, हम जो फर्स्ट पेपर है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का, और इसमें हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है ये पढ़ेंगे। जो लास्ट हमारी क्लास हुई थी उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बताई थी। सिलेबस डिस्कस के नाम से वो वीडियो था, और उसमें मैंने आपको ये बताया था किस हिसाब से नोट्स बनाने हैं, आपको कैसे लिखना है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। मैं जो पढ़ा रहा हूं क्या उसके साथ कुछ पढ़ना है या नहीं पढ़ना, मैं जो पढ़ा रहा हूं इसको कैसे पढ़ना है। तो आगे के लिए पूरे कोर्स के दौरान एक मार्गदर्शिका जिसको आप कह सकते हैं, उस रूप में वो वीडियो था, जिसमें हमने सिलेबस के बारे में भी देखा और इसके अलावा कि आपको किस तरह से मेरे साथ साथ तैयारी करनी है। तो वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो था। वो पूरा एक समझ लीजिए बेस है, पूरा आधार है। और जिन विद्यार्थियों ने उस वीडियो को नहीं देखा, या उनको लगा कि नहीं नहीं हो सकता है सिर्फ सिलेबस का बताया होगा या कुछ उसमें ऐसी चीजें जरूर नहीं होगी, तो वो चीज काफी गलत है। आप अगर अपने हिसाब से अगर ये सोचने लग जाएंगे कि कौन सी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है, तो फिर जीवन में शिक्षक की आवश्यकता ही नहीं है। तो वो वीडियो जो है पूरा, जैसे आज मेरे पास में कई कमेंट आ रहे थे, सर नोट्स कैसे बनाने हैं इस कोर्स के, या हमें क्या करना है, जबकि उस पर तो पहला वीडियो बनाया जा चुका है। तो वो आपने देखा ही नहीं। तो देखा नहीं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन आप आगे भी पूछते रहोगे, और इस तरह के क्वेश्चनों का कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा जिनका ऑलरेडी वीडियो मैं बना चुका हूं। तो मेरी जबान से निकला एक एक वर्ड आपके लिए कीमती है। आप खुद ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो आपके लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है। अगर आप ये खुद डिसाइड करने लगे तो फिर तो होगी नहीं आ पार, अगर इस तरीके से है तो अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए पेपर फर्स्ट, तो अब इसमें यह हिस्ट्री हमें पढ़नी है। और मैं जब भी इतिहास पढ़ाता हूं, देखिए हर टीचर का पढ़ाने का एक तरीका होता है। मैं आपको पहले भी यही हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी, जो सिलेबस डिस्कस से संबंधित, उसमें मैंने यही चीजें आपको समझाई थी कि हर टीचर का पढ़ाने का एक तरीका होता है और वो अपने तरीके से पढ़ाता है। तो अब मैं जब भी कोई क्लास पढ़ाता हूं, चाहे वो किसी सब्जेक्ट हो, खास करके इतिहास की जब बात हो, तो चाहे राजस्थान का इतिहास हो और भारत का इतिहास हो, मैं पहले एक पूरी रूपरेखा बनाता हूं। वो रूपरेखा आपको पढ़ाता हूं। पहला जो वीडियो होता है कोई ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होता, लेकिन उस रूपरेखा को आपके लिए देखना जरूरी है, क्योंकि मेरे पास में तो सारे विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो आर्ट्स हो, और चाहे कॉमर्स हो। तो हर सब्जेक्ट का विद्यार्थी आता है और मेरे लिए हर विद्यार्थी जीरो है। तो जिन विद्यार्थियों की ऑलरेडी मान लीजिए हिस्ट्री सब्जेक्ट वगैरह है, तो उनके लिए अच्छा है कि उनको वो चीजें और सीखने को मिलेगी। तो मेरे लिए हर बालक है वो जीरो है, और मुझे उसको जीरो से शुरू करना है। तो मैं जब भी ये पढ़ाता हूं, सबसे पहले इतिहास की एक बेसिक रूपरेखा है वो समझाता हूं। तो लास्ट हमारी जो क्लास हुई थी सिलेबस डिस्कस के बारे में, मैंने आपको उसमें बताया था कि एक फेयर कॉपी लेकर के आनी है, एक नोटबुक लानी है, और उसमें आपको आपका सिलेबस जो है वो नोट डाउन करना है। अब आज का जो ये वीडियो लेक्चर है, इसमें मैं पूरे इतिहास की एक रूपरेखा आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से इतिहास, कहां से कैसे है भारत का इतिहास। मैं आपको पूरा वो नहीं लेके जा रहा, और कि बहुत पहले के समय में उस तरह से नहीं कि मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल, वो मैं चीज आपको नहीं समझा रहा हूं यहाँ पे। मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के, क्योंकि मुख्य रूप से इतिहास जो पढ़ा जाता है वो सिंधु घाटी सभ्यता से पढ़ा जाता है। हम ओवरऑल मैं भारत के इतिहास की बात कर रहा हूं, पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक की बात नहीं कर रहा। तो ये जो रूपरेखा मैं बना रहा हूं, ये रूपरेखा आपको आपकी कॉपी के अंदर जो है, आप बाद में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास ये नोट डाउन मैंने कर रखा है या वैसे, लेकिन ये पहला जो वीडियो आपका एक तरह से है, तो इसमें आपको ये चीजें समझनी है। देखिए मुख्य रूप से जब इतिहास हम पढ़ते हैं, तो इतिहास को तीन भागों में हम डिवाइड करते हैं। तीन भागों में कैसे? सबसे पहला भाग जो है वो कहलाता है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास। इसके बाद में जो दूसरा भाग है वो क्या कहलाता है? मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास।
और जो तीसरा भाग है जो कि इसमें पढ़ा जाता है वो है आधुनिक, आधुनिक काल या आधुनिक इतिहास। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन इतिहास की। क्या प्राचीन इतिहास से, देखिए आप कोई भी, जब भी आप भारत का इतिहास पढ़ेंगे, मैं कभी भविष्य में फर्स्ट ग्रेड का ऑप्शनल हिस्ट्री का भी सब्जेक्ट लेकर के आऊंगा, मैं जब मुझे समय मिलेगा, जब भी, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा है। लेकिन अभी वो समय नहीं कि वो लाऊं सब, अभी सिर्फ आप यहीं पढ़िएगा इसको, जो आपका पेपर है ये फर्स्ट पेपर में। तो उसमें तीन भागों में हम इतिहास को बांट सकते हैं। भारत के इतिहास की बात कर रहे हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास या आधुनिक काल। प्राचीन इतिहास की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से। आपको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, नव पाषाण, वो चीजें नहीं देखनी है यहां पर। सिंधु घाटी सभ्यता एनिसेंट हिस्ट्री के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसका समय कब से कब माना जाता है? 2250 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व का समय। तो ये एक इसका मेन समय है, जो इसका सबसे बेहतरीन समय माना जाता है। अब ऐसा नहीं है कि इससे पहले और जो समय है, तो उस समय में क्या कुछ अगले, इससे पहले के भी 500-700 सालों में या 1000 सालों में सिंधु घाटी सभ्यता नहीं थी, या ऐसा नहीं है। इससे पहले भी थी 700-800 साल से लेकर के और आगे तक भी। लेकिन ये एक पीक पॉइंट माना जाता है कि इस समय का सबसे बेहतरीन समय जो माना जाता है वो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य रूप से माना जाता है 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो है वो एक नगरीय सभ्यता के रूप में मानी जाती है। भारत की पहली जो नगरीय सभ्यता है वो ये सिंधु घाटी सभ्यता ही है। अब आपके फर्स्ट पेपर जो है इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा पढ़ाने का तरीका है और मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूं। मेरा जो फर्स्ट लेक्चर होता है, जब भी इतिहास की बारी आती है तो राजस्थान का इतिहास आता है, उसमें भी मैं सिंधु घाटी सभ्यता यानी राजस्थान के कालीबंगा से लेकर के और 1947 तक एक मोटा मोटा ढांचा समझा देता हूं, फिर मैं पढ़ाता हूं। तो वैसे ही जब भी भारत के इतिहास से रिलेटेड मैं कुछ पढ़ाता हूं, सबसे पहले मैं बेसिक जो चीजें हैं, एक पूरी रूपरेखा है इतिहास की, वो समझाता हूं और आपके उसमें से बीच बीच में से टॉपिक उठाए गए हैं। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का समय, और इसके फिर कुछ वर्षों बाद में ही सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो समाप्त हो जाती है, जिसके स्थान आपको कई स्थानों पर मिलेंगे। अगर पाकिस्तान की बात करें तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे प्रमुख जो नगर हैं, जो कि आज वर्तमान पाकिस्तान के अंदर हैं। भारत की बात करें तो ये गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, यूपी, ऊपर पंजाब, हरियाणा, ये और यहाँ का ये राजस्थान, यहां से कई स्थान, हमें कई स्थल प्राप्त होते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर एक फैली हुई इतनी बड़ी सभ्यता थी ये। इसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में हमारे सामने क्या आता है? वैदिक काल। वैदिक काल, ये देखिए ईसा मसीह के जन्म से पहले की चीजें हैं। ये जैसे 0 मान लीजिए, तो यहां से अभी आगे हम चल रहे हैं 2021, तो 2021 को हम लिखते हैं ईसवी सन, और ये ईसा मसीह का जैसे जन्म है तो वहां से ही माना जाता है। इससे पहले का जो समय है उसको हम लिखते हैं ईसा पूर्व, बीसी। तो यानी सिंधु घाटी सभ्यता है वो ईसा पूर्व हमने लिखा है, यानी ईसा से भी 2250 वर्ष पूर्व। वर्तमान में 2021 चल ही रहा है, यानी लगभग हम कह सकते हैं कि आज से लगभग 4500 साल पहले, 4000, लगभग 4500 साल पहले यह सभ्यता थी। तो ईसा पूर्व का मतलब है कि अभी तो इस 0 से पीछे का ही चल रहा है। फिर इसके बाद में जैसे वैदिक काल का, अब हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। ये जैसे यहां मान लीजिए ये सिंधु घाटी सभ्यता होगी, अब इससे आगे हम बढ़ते जा रहे हैं इस तरफ, यूं बढ़ते जाएंगे, यूं बढ़ते जाएंगे, यूं बढ़ते जाएंगे। तो वैदिक काल आता है। वैदिक काल में मुख्य रूप से किसकी रचना होती है? वेदों की रचना होती है। इसका समय कब से कब तक माना जाता है? लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर के और 600 ईसा पूर्व का जो समय है वो क्या कहलाता है? वैदिक काल कहलाता है। और इस वैदिक काल में किसकी रचना होती है? वेदों की रचना होती है। और इसको भी हम वैसे 2 भागों में बांट देते हैं। एक भाग है पूर्व वैदिक काल
और दूसरा भाग जो है वो कहलाता है उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल जो है वो लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर के और 1000 ईसा पूर्व का समय है, और उत्तर वैदिक काल जो है ये 1000 ईसा पूर्व से लेकर के और 600 ईसा पूर्व का समय है। तो पूर्व वैदिक काल में किसकी रचना हुई थी? ऋग्वेद की रचना हुई। और उत्तर वैदिक काल के अंदर किसकी रचना होती है? बाकी जो अन्य तीनों वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनकी रचना होती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बाद में आता है वैदिक काल। वैदिक काल के बाद में हम बात करते हैं महाजनपद काल की। महाजनपद काल, महाजनपद काल का समय कब से कब तक है? 600 ईसा पूर्व से लेकर के और 322 ईसा पूर्व का जो समय है वो महाजनपद काल कहलाता है। जनपद क्या होता था? जहां लोगों का समूह है, कई लोग रहते थे, वो मिलाकर के हम उसको जनपद कहते थे। कुछ जनपद बड़े मजबूत थे, उन्होंने दूसरे जनपदों को हरा करके अपने अंदर शामिल करना शुरू कर दिया और इस तरह फैलते फैलते वो महाजनपद कहलाए। तो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उनमें जैसे कई ग्रंथ हैं तो उनके अंदर हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है कि उस समय 16 महाजनपद थे। सबसे मजबूत महाजनपद जो था वो था मगध, जहां आगे मौर्य वगैरह ये सब चीजें हम देखेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं 322 ईसा पूर्व से लेकर के और आगे लगभग 185 ईसा पूर्व का जो समय है वो कहलाता है मौर्य काल। और ये मौर्य काल आपके सिलेबस में है, इससे संबंधित साहित्य, कला, विज्ञान और वो सब। तो यानी ईसा पूर्व तक चल रहे हैं, अभी ईसा से पहले का समय चल रहा है। तो 322 ईसा पूर्व से लेकर के और 185 ईसा पूर्व का जो समय है वो क्या कहलाता है? मौर्य काल कहलाता है। तो मौर्यों का शासन कितने वर्षों तक रहा? 137 वर्षों तक मौर्यों का शासन रहता है। तो अब उसके बाद में, अब आगे मैं इसको मिटा रहा हूं। तो मौर्य काल हो गया, आपने टाइम पीरियड देख लिया। मौर्यों का टाइम जो है वो कब से कब तक है? 300 ईसा पूर्व से लेकर के और 185 ईसा पूर्व का जो समय है वो कहलाता है मौर्य काल। फिर हम आते हैं मौर्योत्तर काल, यानी मौर्यों के बाद का काल। तो मौर्योत्तर काल जो है वो लगभग कब से कब तक माना जाता है? 185 ईसा पूर्व से लेकर के और फिर 319 एडी तक, यानी ईसा के बाद 319 साल तक। ईसा से पहले 185 से फिर आगे हम बढ़ते गए 184, 183, इस तरह आते आते जीरो पर हम आ गए। तो 185 साल ये हो गए और फिर अब आगे ईस्वी सन में हम प्रवेश कर गए तो 319 साल यहां के ये हो गए। ये जो समय है ये समय क्या कहलाता है? मौर्योत्तर काल। हालांकि ये जो समय था इसमें कोई बहुत ज्यादा मजबूत विशाल साम्राज्य वाला ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता, वो गुप्त आएंगे आगे। तो इसलिए जो मौर्योत्तर काल है उसमें कोई बहुत विशाल साम्राज्य या जैसे मौर्यों का शासन था पूरे हिंदुस्तान पर, यानी अफगानिस्तान से लेकर के पूरा बांग्लादेश और पूरा दक्षिण तक, तो इतना विशाल साम्राज्य इस रूप में नहीं है। तो मौर्योत्तर काल में हमें कई वंश यहां देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए शुंग वंश आता है, कण्व वंश है, ये नाम आपने पढ़े होंगे। तो ये कौन सा कहां है? तो इस समय ये आता है और ये बिल्कुल यही क्रम है इनका। शुंग वंश हो गया, कण्व वंश हो गया, इसके बाद आएगा सातवाहन वंश, ये हो गया। शातवाहन के बाद में आते हैं शक आते हैं, फिर आते हैं कुषाण। तो ये कई महत्वपूर्ण जो हैं शासक हमें जो यह राजवंश देखने को मिलते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं गुप्त काल की। गुप्त काल का जो समय है वो लगभग 319 ईस्वी से लेकर के और लगभग आप 600 ईस्वी तक मान लीजिए कि ये जो समय है ये क्या कहलाता है? गुप्त काल कहलाता है। और आपके सिलेबस में कौन सा है? गुप्त काल है। तो एक तो आपके मौर्य काल है और एक है गुप्त काल। जो प्राचीन इतिहास के जो हम सीरियल से देख रहे हैं इनके अगर हम सिलेबस की बात करें तो आपके फिर ये गुप्त काल का जो साहित्य, कला, विज्ञान वाला टॉपिक है वो हमें देखना है। तो आपके दिमाग में ये तो पता होना चाहिए आपको कि भाई रूपरेखा कौन सा कब आता कहां है। ये जब तक बेसिक फंडे दिमाग में नहीं बैठेंगे तब तक चाहे दुनिया में कितने ही रट्टे लगा लेना,
कितने नोट्स के पीछे भाग लेना कोई आनी जानी नहीं है। तो गुप्त काल जो है 319 से लेकर के लगभग 600 ईसा का समय जो है ईसवी सन, तो यह कहलाता है गुप्त काल। यानी आप ये मान लीजिए, आप यहां हर्षवर्धन का काल जो है वो शुरू हो जाएगा आगे। फिर इसके बाद का जो समय है वो कहलाता है गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल, और गुप्तोत्तर काल से मतलब लगभग 750 ईस्वी से लेकर के, क्यों बीच में हर्षवर्धन का वो समय आ जाएगा 600 के बाद में। तो गुप्तोत्तर काल के अंदर मेनली हम जो है लगभग 750 साल से लेकर के और 1200 ईस्वी, ये 1200 ईस्वी तक का जो समय है उसको देखते हैं। और ये जो 750 ईस्वी से लेकर के लगभग 1200 ईस्वी का जो समय है इसे हम कहते हैं राजपूत काल। और आपका जो सिलेबस है मैंने आपको कल बताया था, जो हमारी लास्ट क्लास में मैंने आपको उसमें बताया था, आपके एक लाइन थी सिलेबस में 7वीं से 12वीं शताब्दी का जो समय है, याद कीजिएगा उसको। वहां मैंने आपको बताया था जब सिलेबस डिस्कस किया था कि वो जो समय है वो भारत में राजपूत काल कहलाता है। उस समय पूरे उत्तर भारत के अंदर, यहां तक कि दक्षिण के अंदर भी आपको कई राजपूत शासकों का शासन देखने को मिलता है। तो 1200 ईस्वी तक जो है वो हम आगे इसमें, तो ये आपका जो एनिशिएंट हिस्ट्री है, प्राचीन इतिहास, वो वाला यहां तक जो है राजपूत काल, जो 1200 ईस्वी तक का जो समय है, कहां से लेकर के 2250 ईसा पूर्व से लेकर के, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता वाला जो समय था एक तरह से, तो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के और 1200 ईस्वी तक का जो समय है वो क्या कहलाता है, वो हम किस में पढ़ते हैं, वो हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये टॉपिक आपका हो गया इसमें। अब मैं बात कर रहा हूं मध्यकालीन इतिहास की। हालांकि इसमें देखिएगा जो साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं वो तो मध्यकाल को कहां से मानते हैं, 1206 ईस्वी से, यानी जहां सल्तनत काल की स्थापना होती है। और जो मार्क्सवादी इतिहासकार, अब ये नई चीज है आपके काम की, सिर्फ इसको सुन लो कि मार्क्सवादी तो इतिहासकार हैं वो तो 750 ईस्वी से ही मान लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें, विश्व इतिहास, तो विश्व इतिहास के अंदर जो मध्यकालीन इतिहास शुरू होता है वो तो ईसा मसीह के जन्म से, यानी जीरो वाला जो समय है वहां से शुरू होता है। तो ये अलग अलग चीजें मानी जाती है। हमारा मध्यकालीन इतिहास जो हम पढ़ते हैं वो कब से कब तक पढ़ते हैं, इस 1206 से लेकर के, यानी 1200 तक तो वो प्राचीन हो गया। और अब यहां से लगभग 1206 ईस्वी से लेकर के और इसमें सल्तनत काल जो समाप्त होगा, और फिर मुगल काल लगभग 1707 तक का जो समय है वो जो हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो मध्यकाल की अगर हम बात करें मध्यकालीन इतिहास में, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सल्तनत काल। सल्तनत काल ये कब से कब तक है, 1206 ईस्वी से लेकर के और 1526 ईस्वी तक। हालांकि राजस्थान का इतिहास जब मैंने पढ़ाया था तो वहां भी मैंने इस सल्तनत काल वाले के बारे में डिस्कस किया था। तो 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 तक का काल कहलाता है सल्तनत काल। यहां से भारत के अंदर मुस्लिम सत्ता की शुरुआत होती है शासन करने को लेकर के। पहले कई बाहर से आते हैं मुस्लिम, लेकिन उन्होंने यहां शासन नहीं किया। ये पहली बार यहां शासन की स्थापना होती है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के और 1526 में अंतिम सुल्तान होता है इब्राहिम लोदी, जो कि बाबर के साथ युद्ध करते हुए मारा गया था पानीपत के पहले युद्ध में। सल्तनत काल के अंदर जो है वो 5 राजवंश आते हैं। कौन कौन से हैं सल्तनत काल में 5 राजवंश? सबसे पहला आता है गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, और फिर आता है लोधी वंश। तो गुलाम वंश है ये 1206 से लेकर के और कब तक था, 1290 तक था। और खिलजी वंश की अगर बात करें तो खिलजी वंश जो है वो ज्यादा समय तक नहीं रहा था, 30 वर्षों तक रहा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी अपने शासनकाल के दौरान सब साफ कर गया था।
1290 से लेकर के 1320 का जो समय है वो कहलाता है खिलजी वंश का समय, जिसमें अकेले अलाउद्दीन खिलजी का ही शासन 20 साल रहा। तो बाकी के 10 साल में फिर वो थोड़े बहुत इधर उधर के और रह गए। फिर जो तुगलक वंश है, मुख्य रूप से इसका समय माना जाता है 1320 ईस्वी से लेकर के और 1412 ईस्वी तक का जो समय है वो। और फिर हम इसके बाद में अगर बात करें 1412, लगभग वही 1414 के आसपास का समय। और फिर इसके बाद में 1461 तक का जो समय है लगभग मान लीजिए, तो वो इसमें आ जाता है ये सैयद वंशकार। और फिर इस तरह से आगे लोधी वंश जो है ये 1526 में समाप्त हो जाता है। तो ये था खिलजी वंश के बारे में। फिर हम मुगलों की बात करते हैं। तो खिलजी वंश की जहां अंत होता है, ये लोधी वंश का जहां अंत होता है 1526 में, वहीं से मुगल सत्ता की स्थापना होती है बाबर के साथ। तो वैसे अगर देखा जाए तो 1526 से लेकर के और 1857 तक का जो समय है ये मुगल शासकों का शासन रहेगा, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद में पूरी तरह से सत्ता किसके हाथ में चली गई थी? अंग्रेजों के हाथ में। तो वैसे तो औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही सब समाप्त हो जाता है। 1526 के अंदर सबसे पहले बाबर आता है। बाबर के बाद में हम बात करेंगे तो हुमायूं आएगा, क्योंकि आपके ये सिलेबस में है मुगलों के समय से संबंधित आपको साहित्य, कला और बहुत सी चीजें, स्थापत्य कला आपको पढ़नी है। तो बाबर आएगा 1526 में, और ये ज्यादा नहीं जिएगा, 4 साल बाद में इसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर हुमायूं आता है। हुमायूं के बाद में बीच में कुछ समय के लिए सूर्यवंश भी है, जो शेरशाह सूरी होता है वो हुमायूं को भगा देता है यहां से। तो लगभग ये मान लीजिए 1540 से लेकर के 55 तक का जो समय है वो सूर्यवंश का समय है। हालांकि शेरशाह सूरी की 45 में मृत्यु हो गई थी, लेकिन सूर्यवंश लगभग ये यहां से 15 साल रहेगा। फिर हुमायूं बाद में वापस आएगा 55 के आसपास, 1 साल में मृत्यु हो जाएगी हुमायूं की। हुमायूं के बाद में आता है अकबर। अकबर ने लगभग 50 साल शासन किया। अकबर के बाद में अकबर का पुत्र बनेगा जहांगीर। जहांगीर के बाद में यहां बनेगा शाहजहां। शाहजहां के बाद में बनेगा औरंगजेब। तो मेनली तो शासक यही हैं। अब बाद में फिर वो बहादुर शाह प्रथम, वो बहादुर शाह जो जफर पढ़ते हो 1857 में, वो दूसरा है। मैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद में बता रहा हूं। बहादुर शाह प्रथम बनेगा, जहांदर शाह, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह है, आलमगीर सेकंड, शाह आलम सेकंड, अकबर सेकंड, और फिर बाद में फिर ये बहादुर शाह सेकंड, इस तरह करके ये कई शासक आते हैं। तो ये मुगल काल आता है। तो आपका मध्य का ये प्राचीन इतिहास के बारे में मैंने आपको बता दिया, मध्यकालीन इतिहास के बारे में बता दिया। और अब आधुनिक काल की अगर बात करेंगे तो आधुनिक काल की शुरुआत वहां से हो जाती है कि जहां से 1707 में वैसे औरंगजेब की जो मृत्यु हुई, औरंगजेब की मृत्यु के साथ में ही आधुनिक काल शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी मृत्यु के साथ में ही सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाता है। सत्ता के विकेंद्रीकरण से मतलब यह होता है कि जहां कभी पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक छत्र मुगलों का शासन होता था, सब इनके अधीन होते थे। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद में सब ने स्वतंत्र होना शुरू कर दिया, चाहे अवध है, हैदराबाद है, बंगाल है, ये राजपूत शासक हैं, सिख हैं, मराठा हैं। एक के बाद एक कई शक्तियां आएगी जिन्होंने स्वतंत्र रूप से अपने आप को रहना शुरू कर दिया, और कई स्वतंत्र शासक के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो वहां से ये आधुनिक काल की शुरुआत हो जाती है। तो फिर उधर से आधुनिक काल की स्थापना के साथ साथ एक चीज और हो रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो 1600 ईस्वी के लगभग जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। अकबर की मृत्यु 1605 में होगी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वहां बाहर ही हुई थी। फिर बाद में धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले यहां आएंगे और आकर के अपना शासन स्थापित करने का धीरे धीरे, ये चूंकि व्यापार को लेकर के आए थे कि हम तो हिंदुस्तान में किस लिए हैं, व्यापार करने के लिए आए हैं। तो इस तरह से धीरे 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 आगे समय निकलता जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि जो 1757 का प्लासी का युद्ध होता है, उस प्लासी के, हालांकि अब यहां कई साम्राज्य बीच में, मराठा ये कई हैं, तो आपके बीच बीच में कई कई टॉपिक हैं वो जो कि हमें पढ़ने हैं। तो मैं मोटा मोटा रूप में एक रूपरेखा आपको बता रहा हूं।
तो बाद में 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध, और उसके बाद में 1764 का होता है बक्सर का युद्ध। इन युद्धों के साथ में ही बंगाल में यहां जो है वो किसका शासन हो जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो जाता है। ये मैप से हम पढ़ेंगे आगे, मौर्य साम्राज्य वगैरह जब इसमें हम देखेंगे तो कुछ इन चीजों का जिक्र होगा मैप के साथ में। तो जैसे अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए है, हालांकि मौर्य एम्पायर का चित्र है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कि अंग्रेजों ने जैसे यहां बंगाल पे आधिपत्य स्थापित कर लिया, और इसी बंगाल के संसाधनों का प्रयोग करते हुए धीरे धीरे आगे वो कई शक्तियों का, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां धीरे धीरे पूरे भारत को अपने अधिकार में ले लेंगे। और अंग्रेजों ने शासन करने के लिए, अपने शासन को आसान बनाने के लिए भारत को 3 प्रेसिडेंसी में विभाजित किया था, 3 भागों में एक तरह से बांट दिया था। बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ये बंगाल प्रेसिडेंसी हो गया इधर का, ये मद्रास प्रेसिडेंसी, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो यहां जो प्रेसिडेंसी थी, यहां अंग्रेज शासन करते थे डायरेक्ट। डायरेक्ट इनका गवर्नर बैठता था, इनका व्यक्ति बैठता था और उस तरह शासन करते थे। और बाकी जो रियासतें थी वहां इन्होंने खुद शासन करने की बजाय उन राज्यों से खैरात लेना स्वीकार किया कि आप तो हमें साल का इतना रुपया दे देना, और बाकी आप चाहे कैसे शासन करते हो, हमें उस किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है। तो जब आप जानते हैं अंग्रेजों ने 1757 ईस्वी के समय से ही एक तरह से राज करना शुरू कर दिया। 1857 तक आते आते इन्होंने इतना खून पिया यहां के लोगों का, मजदूरों का, सैनिकों का, किसानों का, कि सारे लोग इतना परेशान हो गए कि 1857 की जो क्रांति है उसकी शुरुआत हो जाती है। 1857 की क्रांति के बाद में अंग्रेजों ने कई सुधार करने के प्रयास किए ताकि यहाँ के लोग जो हैं वो ज्यादा विरोध नहीं करें। जो राजा थे उनको भी कुछ उन्होंने चीजें इस तरह से बताई, कुछ नियम इस तरह से बनाए कि यहाँ के राजा भी हमारा विरोध नहीं करें। हालांकि राजा तो कोई उससे ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत ज्यादा विरोध करते थे, लेकिन मन ही मन में तो नाराजगी थी वो। फिर जैसे जैसे अंग्रेजों ने मान लीजिए ये स्कूल कॉलेज वगैरह खोलते हैं, तो यहाँ के कई लोग हैं जो मध्यम वर्गीय, कई ऐसा एक मध्यम वर्गीय पढ़ लिख कर एक ऐसा वर्ग हमारे सामने आया जिसने आगे भविष्य में किसानों का, इन मजदूरों का नेतृत्व किया। तो आप कई महान विभूतियां जो देखेंगे आप, वो देखेंगे जैसे राजा राम मोहन राय हो गया, स्वामी विवेकानंद जो हो गए, वो बंगाल से निकले थे। क्यों? सबसे पहले अंग्रेजों ने बंगाल पे आधिपत्य स्थापित किया और बंगाल में ही उन्होंने शुरुआत में स्कूल कॉलेज वगैरह वो खोलते हैं। तो जब खोलेंगे तो वहां से ये कई विद्वान हमारे सामने बन करके आए। तो इस तरह से फिर जैसे जैसे मान लीजिए लोगों में यह भावना जगी कि हमें स्वतंत्र होना चाहिए, आजाद होना चाहिए, ऐसे करते करते समय निकलता गया। उसके बाद में यहाँ के नेता थे, उन्होंने कई विरोध करने के लिए या कई तरह से कई आंदोलन चलाए, जैसे ये स्वदेशी आंदोलन। कई चीजें हमारे सामने आएगी। एक महत्वपूर्ण इसमें कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना की थी अपने फायदे के लिए, ताकि 1857 जैसी घटना दोबारा नहीं हो जाए। भाई जैसे मान लीजिए प्रेशर कुकर जो होता है, अगर उसमें सीटी को आप पूरी तरह ब्लॉक कर दो, बंद कर दो, तो वो कुकर क्या होगा? फट जाएगा। यही 1897 में हुआ था। तो अंग्रेजों ने यह किया कि एक ऐसी चीज बना दी जाए, संस्था बना दी जाए, जहां पूरे भारत के लोग आकर के अपनी बात रख दें हर साल, ताकि उनके मन की जो नाराजगी है वो बाहर निकलती रहे। और कहीं ना कहीं जो भारतीय नेता थे वो भी एक ऐसा मंच तलाश कर रहे थे कि हमें कोई ऐसी जगह मिले जहां हमें इस तरह का कोई स्थान मिल जाए। तो दोनों अपना अपना लाभ देख रहे थे। अंग्रेजों ने अपना लाभ देखा था और जो भारतीयों ने सहयोग किया वो अपना लाभ भी देख रहे थे कि चलो कोई तो मंच हमें मिलेगा अपनी बात रखने के लिए। और अंग्रेजों को 4-5 सालों के अंदर ही एहसास हो गया था कि उन्होंने कांग्रेस की स्थापना करके बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि धीरे धीरे कांग्रेस है वो बहुत ज्यादा मजबूत होती जाएगी। एक से बढ़कर एक महान नेता हमें यहां देखने को मिलेंगे। तो उसके बाद में फिर समय निकलता जाता है और कई क्रांतिकारी नेता हैं वो हमारे सामने आते हैं। भगत सिंह जैसे जो इस तरह के कई थे क्रांतिकारी, चंद्रशेखर आजाद, और कई शांति के साथ करने वाले भी थे जैसे महात्मा गांधी या इनका नाम आता है। तो सब अपने अपने तरीकों से आजादी की लड़ाई के लिए प्रयास कर रहे थे। और इस बीच जो अंग्रेज हैं वो कई नियम कानून बना करके हमारे सामने लेकर के आते हैं
कभी 1909 का एक्ट आएगा, कभी 1919 का एक्ट आएगा, कभी 1935 का एक्ट आएगा, और लास्ट में इस तरह विरोध करते 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 1947 का समय आ जाता है जब अंग्रेजों को भारत से यहां से जाना पड़ता है। तो ये एक रूपरेखा के रूप में मैंने आपको समझाया है कि सबसे पहले एक प्राचीन इतिहास आता है जहां आप मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के और कब तक का पढ़ते हैं, 1200 ईस्वी तक या 1206 ईस्वी तक मान लो आप। कई बच्चे भोले भाले होते हैं कि सर 1200 से 1206 का बीच में 6 साल का टाइम पीरियड कहां गया। ऐसे नहीं देखा जाता है टाइम पीरियड, एवरेज 1200 नॉर्मली लिख देते हैं, बाकी आप 1206 तक मान लीजिए। 1206 से जो है फिर आप मध्यकाल में पढ़ते हैं, मुगल काल तक कहां तक, लगभग 1707 तक। कुछ इसको भी 1707 वाला टाइम पीरियड, इसको भी इसमें आधुनिक में मान लेते हैं कई, कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ में आधुनिक मान लेते हैं, लेकिन नॉर्मली हम औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है वो आधुनिक काल के रूप में देखते हैं, क्योंकि यहां सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा और कई जो राज्य हैं ये सब स्वतंत्र हो जाएंगे। जो पहले इनके अधीन थे मुगलों के, वो धीरे धीरे अब सारे स्वतंत्र हो जाएंगे। तो इस तरह से, और ये जो है आपका मैंने सिलेबस आपको बताया था, तो ये सब हमें पढ़ना है। तो मुझे आशा है कि आपके दिमाग में एक रूपरेखा जरूर बनी होगी। तो जो चीजें मैंने समझाया है आप उसको नोट्स में मुख्य रूप से जैसे मान लीजिए प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक के कुछ 5-7 बिंदु, तो इस तरह से जो है एक रूपरेखा बनाइए अपने रजिस्टर में, जिस तरह मैंने आपको समझाया। वो एक दिमाग में एक ढांचा रहेगा, एक खाका रहेगा हमेशा। अब उस पर अच्छी अच्छी संरचना जो है वो हम धीरे धीरे करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, और मेरे हिसाब से चलिएगा, मेरे अकॉर्डिंग चलें तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। और जो विद्यार्थी अपने टीचर की बात को नहीं मानता या वो हर जगह से लेने की कोशिश करता है कि मैं इधर से भी पढ़ लूं, इधर से भी पढ़ लूं, इधर से भी पढ़ लूं, तो फिर वो समस्या आती है कि वो सीख नहीं सकता। तो हर चीज को, हर वीडियो को सुना कीजिए। कई विद्यार्थी क्या करते हैं, वो बिल्कुल हिलने डुलने का प्रयास ही नहीं करते, मतलब वो गर्दन भी इधर से उधर नहीं घुमाते कि कुछ भी मैं थोड़ा देख लूं, कुछ मैं ऊपर पढ़ लूं, कोई नोटिफिकेशन है कि कुछ मैं कंटेंट देख लूं कहाँ है क्या ना, बिल्कुल ही नहीं। वो गर्दन भी इधर से उधर भी नहीं हिलाते। तो फिर जब आप बिल्कुल खुद के अंदर ही एक उत्कंठा वो नहीं हो, तो फिर वो कहाँ कैसे, मतलब आप देखिए, पढ़ना पढ़ाना कोई दुनिया में बहुत बड़ी बात नहीं है। आप पढ़ रहे हैं तो सारी दुनिया ही पढ़ेगी आपके साथ। जो वैकेंसी में फर्स्ट ग्रेड में स्टूडेंट है, इतने फॉर्म भरेंगे, वो सभी पढ़ेंगे। ये बेसिक बेसिक चीजें क्या उनके पास नहीं होगी पढ़ने के लिए, या उनके पास गाइड नहीं होगी? सबके पास में होगी। तो क्या कारण है कि कुछ का सिलेक्शन होगा और अधिकतर का नहीं होगा? मैंने तो यूट्यूब पे भी जो चीजें बताई, वहां भी जिन विद्यार्थियों ने ईमानदारी से फॉलो किया, वो बहुत अच्छी अच्छी रैंक के साथ में फर्स्ट रैंक, टॉप रैंकिंग उन्होंने हासिल की है फर्स्ट ग्रेड के अंदर। और मैं जल्दी ऐसे लोगों से आपको मिलाऊंगा भी जो यूट्यूब पर मेरी बातें, जो बातें मैंने बताई उनको फॉलो करके वो टॉप रैंकिंग तक आ गए। तो यहां तो मैं आपको पूरा कोर्स पढ़ा रहा हूं, और इसके साथ जो मैं चीजें बताता हूं हकीकत में वो कहीं अधिक महत्वपूर्ण है इन कोर्स से। भाई मैं ये आर्ट साइंस लिटरेचर की किताब ये चीजें बताऊंगा तो ऐसा तो नहीं है मैं मेरी ओर से कुछ बताऊंगा, मैं वही बताऊंगा जो बुक्स में लिखा हुआ है। बस ये है कि एक समझाने का तरीका होता है, और कुछ बेसिक चीजें आपके क्लियर हो जाती है कि अच्छा ये चीज है। एक कोचिंग की भूमिका इतनी होती है, इसके आगे कोचिंग की कोई भूमिका नहीं है। वो आपकी भूमिका शुरू होती है कि आप कितने प्रतिबद्धता के साथ पढ़ते हो। तो मैच्योरिटी के साथ में, सिंसियरिटी के साथ में पढ़िएगा, वरना फिर ये मैटर वैटर ऐसे ही धरा रह जाएगा, ना तो कुछ दिमाग में पल्ले पड़ेगा, ना आप ढंग से सीख पाओगे। तो जो भी चीज बताते हैं उसको हर चीज को सुना कीजिए, पूरा वीडियो देखा कीजिए, तो आपकी कोई जिज्ञासा ही नहीं रहेगी। मेरे पास में 99.9% क्वेश्चन तो वो आते हैं जो ऑलरेडी मैं वीडियो में बता चुका होता हूं, और फिर भी वो कोई पूछता है तो उसका मतलब सीधा सा है कि वो वीडियो अच्छे से नहीं देख रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो तैयार रहिए पढ़ने के लिए। ये पूरा रूपरेखा, पूरा ढांचा आपको याद होना चाहिए जो नेक्स्ट क्लास है उसमें, कि किसके बाद क्या आता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।